प्रोटीन को लेकर इतने सारे मिथ है। अभी भी अगर आप गूगल पे डालो प्रोटीन के नुकसान तो शायद गूगल 30 नुकसान बता देगा। देखेंगे आज अगर आप भी ब्लड रिपोर्ट पढ़ते होंगे 100 में से 99 लोगों का विटामिन डी कम आता है। कि आपकी एजिंग को रोकने में सबसे इंपॉर्टेंट चीज। मेरे को ऐसे बहुत सारे किस्से याद हैं और अभी तो बहुत ये चीज़ फेमस हो रखी है जहाँ पे जवान लोग, यंग लोग जिम करते करते दे कोलैप्स। बोझ नहीं बनना चाहते तो बोझ उठाना शुरू करो। अपनी उम्र को रोकना चाहते हैं, अगर आप यंग दिखना चाहते हैं, हेल्दी रहना चाहते हैं। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे आज के हेल्थकास्ट पॉडकास्ट में। एंड टुडे वी आर विद अ वेरी स्पेशल पर्सन। मैं आपको मिलवाना चाहूँगा मिस्टर कुशवेंद्र सिंह चौहान से, जो कि हैं एक डाइट एंड फिटनेस कोच। यस। कुशवेंद्र जी काम करते हैं न्यूट्रिशन के बारे में, लोगों को किस तरीके से ऑप्टिमाइज्ड न्यूट्रिशन मिले, किस तरीके से उनको प्रॉपर डाइट और फिटनेस की ट्रेनिंग मिले, और इसी की कंसल्टिंग का काम करते हैं कुशवेंद्र जी। कुशवेंद्र जी, क्या होता है एक डाइट कोच, एक फिटनेस कोच? सबसे पहले तो थैंक यू सो मच आपका कि मुझे हेल्थ कास्ट पर बुलाने के लिए। और आज हम बात करेंगे हेल्थ की फिटनेस की। तो मैं मेरे बारे में थोड़ा सा बताता हूँ। मैं स्पोर्ट्स न्यूट्रिशनिस्ट हूँ, मैं न्यूट्रिशन कंसल्टेंट हूँ और न्यूट्रिशन कोच हूँ। आसान शब्दों में हमारा काम होता है कि यदि कोई व्यक्ति दवाइयाँ ले रहा है डायबिटीज़, कोलेस्ट्रॉल, थायराइड, इस तरह के मेटाबॉलिक डिसऑर्डर की, तो उसको हम लाइफस्टाइल से और खान पान से कैसे ठीक कर सकते हैं। जी। न्यूट्रिशनिस्ट का हिंदी में मतलब होता है खान पान चिकित्सक। जी। कि एक ऐसा, नॉट अ डॉक्टर बेसिकली, एक ऐसा व्यक्ति जो खाने पीने से आपकी बीमारियों को दूर कर सके। दूसरा, स्पोर्ट्स न्यूट्रिशनिस्ट का मतलब होता है कि आपकी अगर मैं बोलूँ परफॉर्मेंस बढ़ानी है ग्राउंड पे, जी, तो फूड के थ्रू आप कैसे बढ़ा सकते हो। अब वो चाहे कोई भी आपकी खेल की परफॉर्मेंस हो, चाहे वो बॉडी बिल्डिंग की हो, चाहे वो क्रिकेट की हो, चाहे वो बैडमिंटन की हो, एनी स्पोर्ट। तो ये मेरा मुख्य काम। बहुत बढ़िया। तो आपने कहा बीमारियों से किस तरीके से हम ठीक कर सकते हैं। मेरे ख्याल में आप बीमारियों को बचा भी सकते हैं अगर आपका खान पान सही है। 100%। और खान पान एक ऐसी चीज़ है जो जन्मजात एक शिशु से लेके एक वृद्ध व्यक्ति को सबको अफेक्ट करता है, और हर किसी को एक ऑप्टिमाइज्ड न्यूट्रिशन की, एक सही पोषण की ज़रूरत है। करेक्ट। तो इसी को आगे बढ़ाते हैं। आज का हमारा टॉपिक रहेगा एंटी एजिंग, यानी कि उम्र दराजी को कैसे रोका जाए। जी। और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट होने वाला है, क्योंकि इस टाइप का कंटेंट बहुत कम बनाते हैं लोग। और खान पान में किस तरीके से क्या सुधार किए जाएं, क्या ऐसी चीज़ें किए जाएं जिससे कि एजिंग रुके, ये हमारा आज का फोकस रहेगा। देखिए सर, अगर आप देखेंगे बहुत ज़्यादा जो कंटेंट बनता है ना, वो बनता है बेसिक्स ऑफ न्यूट्रिशन पे। जैसे मैं अगर आपको एग्जाम्पल दूँ कि अदरक के 15 फायदे, जी, दालचीनी के 30 फायदे, इस तरह का कंटेंट तो आपको मिलेगा। लेकिन जहां पर बात हो रही हो एजिंग की, ये कंटेंट अभी इतना ज़्यादा पॉपुलर नहीं है। लेकिन आने वाले 10 सालों में अगर आप देखेंगे तो आज जो लोगों के साथ हो रहा है कि जो लोग पहले 40-45 में एज होते थे, उतनी एजिंग अभी एक व्यक्ति की 25-30 में हो रही है। कि वो है व्यक्ति 20 साल का, दिख रहा है वो 30 साल का। अब जैसे जैसे ये चीज़ें बढ़ेंगी, जैसे जैसे समस्या बढ़ेगी, आप देखिएगा आने वाले 10 साल में एजिंग के ऊपर कितना ज़्यादा कंटेंट बनने वाला है। क्या होती है एजिंग? चलिए, सबसे पहले एजिंग की हम बात करते हैं। उम्र का बढ़ना। उम्र का बढ़ना अगर मैं आसान शब्दों में आपको समझाऊं तो होता है मसल जो आपके बॉडी के अंदर है, उनमें जो प्रोटीन्स हैं उनका ब्रेकडाउन होना, और आपकी बोन डेंसिटी का, आपकी जो हड्डियों की मोटाई है, उनका जो घनत्व है, उनका कम होना, ये ही एजिंग कहलाता है। तो एक तरीके से कहा जाए कि जो आपका बॉडी फ्रेमवर्क है, बॉडी फ्रेमवर्क जितना कॉम्पैक्ट होना चाहिए, जितना डेंस होना चाहिए, वो अपनी डेंसिटी लूज करता है। मसल मास और बोन मास इसके मुख्य कारण है। करेक्ट। साथ ही साथ एज अ डॉक्टर मैं ऐड करना चाहूँगा कि सेल्यूलर एजिंग जिसको अपन कहते हैं, कि बॉडी की जो सेल्स हैं जिनके बेसिस पे बॉडी टिश्यू बनता है, इन सेल्स की जो फंक्शनिंग है वो वीक होने लग जाती है। सेल्स जो हैं जितना ऑप्टिमाइज्ड काम करना चाहिए उनको उतना काम नहीं कर पाते, और इसका एक मुख्य कारण है फ्री रेडिकल डैमेज। ये वर्ड हम यूज करते हैं, फ्री रेडिकल डैमेज, जो अपने एक तरीके से वियर एंड टियर ऑफ बॉडी है। और इस चीज़ को हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, ये हम आपसे ज़रूर जानेंगे। तो पहले तो मुझे बताइए कि एजिंग के बारे में आपने कहा मसल और बोन मास कम हो जाता है, किस तरीके की और भी टाइप्स की एजिंग होती है? देखिए सर, एज की अगर मैं बात करूं तो 2 तरह की एज होती है। वन इज क्रोनोलॉजिकल एज एंड वन इज बायोलॉजिकल एज। बिल्कुल सही। क्रोनोलॉजिकल एज का मतलब होता है कि जब से आप पैदा हुए हैं और तब से धरती पर आप कितने सालों से हैं, कुल मिलाकर आपके कितने बर्थडे बन गए हैं, जी, वो तो कहलाता है आपका क्रोनोलॉजिकल, आधार कार्ड वाली आधार कार्ड वाली एज। उसके साथ में अगर मैं बात करूं बायोलॉजिकल एज की, तो वो होता है कि आप दिख कितने के रहे हैं और वास्तव में आप कितने के हैं। क्रोनोलॉजिकल एज को आप चेंज नहीं कर सकते, लेकिन बायोलॉजिकल एज आपके हाथ में है। बिल्कुल। अगर आप अपने खाने पीने का ध्यान रखेंगे, आप
एक्सरसाइज करेंगे, आप रिकवरी की बहुत सारी टेक्निक्स होती है, इन सभी का अगर आप ऑप्टिमली इस्तेमाल करेंगे तो आप बहुत हद तक उसको रोक सकते हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि आपकी एजिंग होना बंद हो जाएगा, लेकिन आप बहुत हद तक उसको बचा सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। हाँ, बिल्कुल रोका तो नहीं जा सकता, पर कंट्रोल किया जा सकता है एज को, अगर आप डिसिप्लिन्ड लाइफ जिए। करेक्ट। ठीक है, डिसिप्लिन पे आते हैं। क्या होती है डिसिप्लिन्ड लाइफस्टाइल, किस तरीके से एक बंदा अपनी एजिंग को कंट्रोल कर सकते हैं? देखिए सर, डिसिप्लिन लाइफस्टाइल से ज़्यादा अगर मैं बात करूँ ना, तो हम बात करते हैं आपकी जो बायोलॉजिकल क्लॉक है जी, आपका जो सर्केडियन रिदम है वो चलता है आपके नेचर के हिसाब से, प्रकृति के हिसाब से। जैसे जब आप सुबह उठते हैं तो आपका जो हार्मोन है कॉर्टिसोल, सबसे पहले वो रिलीज होता है, वो आपको उठाने में मदद करता है और धीरे धीरे पूरे दिन के अंदर वो स्ट्रेस बढ़ाने में भी काम में आता है, कॉर्टिसोल की अगर हम बात करें। फिर धीरे धीरे क्या होगा, इस तरह के हार्मोन्स रिलीज बॉडी में होना स्टार्ट हो जाएंगे, जिससे आपका बाउल मूवमेंट बनना शुरू होगा। फिर अगर आप देखेंगे तो आपका धीरे धीरे टेस्टोस्टेरोन पीक पे जाने लगेगा, आपकी अलर्टनेस बढ़ने लगेगी 10 बजे से लेकर 12-1 बजे तक। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद 3-4 बजे तक आपका धीरे धीरे ब्लड प्रेशर बढ़ना स्टार्ट होगा, आपकी बॉडी इंसुलिन मॉर्निंग के अंदर ज़्यादा छोड़ेगी, 6 बजे के बाद वो धीरे धीरे कम कर देगी। तो हम कहते हैं कि 6 बजे के बाद खाना नहीं खाना चाहिए। तो इस तरह से आपको डिसिप्लिन अगर होना है तो ये नहीं है कि मैंने मेरी कोई 5 चीज़ें बना ली और बस मैं ज़बरदस्ती उसकी कोशिश कर रहा हूँ। आप सबसे पहले बायोलॉजिकल क्लॉक को समझो कि ये सुबह से लेकर रात तक काम क्या करती है और उसके हिसाब से आपने अपनी लाइफस्टाइल को कैसे खराब कर लिया है। तो कुछ भी नहीं करना, प्रकृति को समझो और उसके साथ चलने लग जाओ, हो गया डिसिप्लिन। क्या बात है। प्रकृति, आपने कहा प्रकृति के साथ चलने लग जाओ, मेरे ख्याल प्रकृति का मतलब है सूरज। करेक्ट। सूरज के साथ आप चलिए। करेक्ट। आप सूरज जैसे जैसे चलता है उसके साथ चलिए और बहुत हद तक आपकी बॉडी है, जिसको हम कहते हैं इन सिंक विथ करेक्ट नेचर, आपकी बॉडी नेचर के साथ सिंक्रोनाइज हो जाएगी। बिल्कुल। जैसे जैसे सूरज ऊपर जाता है आपकी अलर्टनेस ऊपर जाएगी, और जैसे जैसे सूरज नीचे जाता है आप खुद को लूज करिए। करेक्ट। खुद को स्लो डाउन करिए ताकि आप रात की एक अच्छी नींद ले सकें। बिल्कुल सर, बिल्कुल। हम लोग को मेडिकल साइंस में भी यही सिखाया जाता था कि आप जो है बॉडी को, उसके नेचर को कभी फाइट नहीं कर सकते हैं। करेक्ट। अगर आप रात में जग रहे हैं और दिन में सो रहे हैं तो कहीं ना कहीं टैक्स तो देना पड़ेगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। ठीक है, तो एंटी एजिंग के बारे में अब बात करना स्टार्ट करते हैं। कुशवेंद्र जी, क्या तरीके हैं अगर मैं अपना मसल मास और बोन मास लूज करता हूँ? जैसे कि हम लोग पढ़ते हैं कि 20वां साल जो होता है, 30वां साल, ये जो डेकेड होता है, 3rd डेकेड ऑफ लाइफ, इसमें बॉडी पीक मसल मास और बोन मास अटेन करती है। करेक्ट। इसके बाद आपका मसल मास और बोन मास तो कम होना स्टार्ट हो जाएगा, साल दर साल कम होगा। तो क्या तरीके हैं इस चीज़ को, एंटी एजिंग को अचीव करने के और इस डिक्लाइन को रोकने के? देखिए सर, सबसे पहले हमने बात किया सबसे बेसिक, मैंने बोला मसल, आपने उसको और भी बेसिक आप ले गए सेल्यूलर लेवल पे कि सबसे पहले कोशिका बनी, कोशिकाओं के समूह ने फिर क्या किया, टिश्यू का निर्माण किया, वहां से ऑर्गन्स बने, ऑर्गन के साथ साथ मसल्स बने, इस तरह से हमारी बॉडी बनी हुई। सबसे अगर हम छोटी चीज देखें जहां से हमारे जीवन की उत्पत्ति होती है, वो है प्रोटीन। जी। प्रोटीन नहीं है लाइफ नहीं है, प्रोटीन नहीं है मसल्स नहीं है, प्रोटीन नहीं है बॉडी बिल्डिंग नहीं है। जी। तो अगर मैं बात करूं मसल्स की, तो प्रोटीन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। प्रोटीन वर्ड का मतलब ही होता है ऑफ प्राइम इंपॉर्टेंस। प्रोटीन वर्ड लिया गया प्रोटियस वर्ड से, जिसका मतलब है ऑफ प्राइम इंपॉर्टेंस, मतलब इसके बिना आपका जीवन शुरू ही नहीं हो सकता। क्या बात है। अब अगर मुझे मसल्स बनाने हैं, मसल्स को मेंटेन करना है, अब देखिए सर, बहुत ज़्यादा जो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं दो चीज़ों के अंदर, वो होता है उनको लगता है कि प्रोटीन का मतलब तो यार बॉडी बिल्डिंग की बात कर रहा होगा, कि बॉडी बनानी हो, वो प्रोटीन का कोई डब्बा आएगा उसके लिए बोल रहा होगा। पर जी नहीं, जो आप रियल फूड से प्रोटीन लेते हैं, चाहे वो पनीर हो, वो अंडा हो, वो फिश हो, वो मीट हो, वो दाल हो, वो वे प्रोटीन सप्लीमेंट हो जी, वो कहलाता है प्रोटीन। अब अगर आपको अपनी मसल्स को मेंटेन करना है, जो रोजाना आपकी बॉडी के अंदर क्या होता है, हजारों लाखों मसल्स डैमेज हो रही होती है और नई बन रही होती हैं, टर्नओवर। अब पहली चीज तो है कि उनको मेंटेन करना एंड नई मसल को रीबिल्ड करना, दोनों अलग अलग काम है। सही बात है। अब जब हम बहुत बार प्रोटीन की बात सुनते हैं, कोई बॉडी बिल्डिंग की बात हम सुनते हैं, तो वहां पर बात क्या हो रही होती है, और प्रोटीन को ऐड करके मसल बिल्ड करना। अब मान लीजिए मेरा बॉडी वेट है 80 kg, मुझे जिंदा रहने के लिए, ऑप्टिमल मेरी बॉडी में फंक्शंस होने के लिए, जो प्रोटीन के फंक्शन है, मुझे चाहिए 80 ग्राम प्रोटीन डेली का। अब अगर बॉडी बिल्डिंग की या एक्सरसाइज की, मसल बिल्डिंग की बात आएगी, तो वो प्रोटीन कहीं 200 ग्राम चला जाएगा। तो आप उस चीज को भूल जाइए, अपन वापस से बात करते हैं 80 ग्राम्स की।
तो अगर आपको अपनी मसल मास को मेंटेन भी करके चलना है तो आपकी डाइट के अंदर 80 ग्राम प्रोटीन होना चाहिए। अब एजिंग क्यों हो रही है, उसका सबसे बड़ा कारण है जो चीज़ आपके एज फैक्टर को बचाता है, बचाता था, बचाता रहेगा, वही आपकी डाइट के अंदर नहीं है जी। तो प्रोटीन अगर आप देखेंगे आजकल जिस हिसाब से चाइल्ड ओबेसिटी बढ़ी है वो इसलिए बढ़ी है क्योंकि डाइट में प्रोटीन नहीं था, केवल अनाज ही अनाज, कार्बोहाइड्रेट्स, पैक्ड फूड, जंक फूड था। ठीक है, वहां से प्रोटीन गायब है। उसके बाद 12 साल 15 साल की एज तक आते आते कोई बहुत खास ध्यान नहीं देता अपने ऊपर। फिर जब 18-20 साल में कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको ऐसा लगता है यार अब कॉलेज जा रहे हैं, अभी थोड़ा ना अच्छा दिखना पड़ेगा, चलो एक्सरसाइज शुरू करते हैं, चलो वर्कआउट शुरू करते हैं। वो बहुत उसका परसेंटेज कम है इन लोगों का, तो वो लोग थोड़ा सा अपने ऊपर ध्यान देते हैं। वरना क्या होता है आजकल अगर आप देख रहे होंगे आपके पास स्लीप के भी पेशेंट आते होंगे जो मोटापे से भी ग्रसित होंगे। शायद आपके पास वो पहले 40s में आते होंगे, अब 20s में आते होंगे। डेफिनेटली बच्चे भी आते हैं। तो कुल मिलाकर अगर मैं बात करूं मोटापा बढ़ना इज बिकॉज ऑफ प्रोटीन डेफिशिएंसी। मैं बहुत उल्टा बोल रहा हूं इसको। लोग कहते हैं ज्यादा अनाज खाने से बढ़ता है, मैं कहता हूं प्रोटीन नहीं खाने से मोटापा बढ़ता है। दोनों ही चीजें हैं मेरे ख्याल में। अगर प्रोटीन आप कम खाएंगे तो जाहिर सी बात है आप अनाज ज्यादा खाएंगे, दूसरी चीज से आपको पेट भरना पड़ेगा, दूसरी चीज से पेट भरना पड़ेगा। तो इसलिए आपकी डाइट में से प्रोटीन गायब है बचपन से लेकर बुढ़ापे तक। प्लस प्रोटीन को लेकर इतने सारे मिथ है। अभी भी अगर आप गूगल पे डालो प्रोटीन के नुकसान तो शायद गूगल 30 नुकसान बता देगा जी। ये सबसे बड़ा कारण है आपकी एजिंग को बढ़ाने का, क्योंकि जो उसका आधारभूत जो एक पदार्थ मैं बोलूं प्रोटीन, वो ही आप नहीं खा रहे। दिस इज नंबर 1। दिस इज नंबर 1। यस। और क्या कॉज है, और क्या तरीका? सेकंड अगर मैं बात करूं, जैसे अभी आपने एक वर्ड बोला था थोड़ी देर पहले, फ्री रेडिकल अटैक। जी। फ्री रेडिकल अटैक का मतलब क्या होता है? एक सेल है, सेल के वॉल के ऊपर एक कवरिंग बनी हुई होती है फैट के लेयर की। जैसे मैं एक एग्जांपल दूं, जयपुर है, जयपुर के चारों ओर एक परकोटा है जी। अब अगर वो परकोटा है तो उस पर आके कोई आक्रमण नहीं कर सकता। एक चार दीवारी है, चार दीवारी किले की दीवार होती थी, वैसे ही हर सेल के अराउंड एक सेल मेम्ब्रेन रहती है। सैचुरेशन पॉइंट होता है जहां पर आके कोई अटैक नहीं कर सकता। अब अगर आपका वो चार दीवारी टूट जाता है सेल का, तो कोई भी शुगर, कोई भी ऑक्सीडेंट आके उस पर हमला कर सकता है और आपकी सेल को डैमेज कर सकता है। इसलिए हम क्या करते हैं सर, अगर मैं बात करूं परफॉर्मेंस एथलीट्स की, जो लोग एक्सरसाइज करते हैं, जब वो अपना वर्कआउट फिनिश कर लेते हैं तो वहाँ पर हम उनको एंटीऑक्सीडेंट स्पेसिफिकली सप्लीमेंट्स तक देते हैं, क्योंकि जब आपने एक्सरसाइज करी हुई होती है तो आपकी बॉडी जो है वो स्ट्रेस में है, आपने कोई भी डंबल लिफ्ट करा, आप भागे, तो आपकी जो मसल्स होती है वो माइक्रोस्कोपिक लेवल पे ब्रेक डाउन हो जाती है जी। अब उस टाइम पर आके उस पर कोई भी अटैक कर सकता है, वो इतनी कमज़ोर है। तो कभी भी इम्यूनिटी एक्सरसाइज से नहीं बढ़ती, इम्यूनिटी एक्सरसाइज से सबसे कमज़ोर होती है। उसके बाद न्यूट्रिशन क्या है, आप एंटीऑक्सीडेंट क्या दे रहे हो, वो आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाता है। तो वहां पर हम क्या करते हैं, वहां पर हम इस तरह का कोई सप्लीमेंट देते हैं जो उसकी इम्यूनिटी को बिल्डअप कर सके और उस पर अटैक होने से उसको बचा सके। तो इस तरह जो फ्री रेडिकल अटैक है ये आपके सेल को डैमेज करता है। वो पॉल्यूशन से भी होता है, वो आप एक्सरसाइज कर रहे हो प्लस आपको न्यूट्रिशन का कोई नॉलेज नहीं है, उससे भी होता है। आपके धीरे धीरे जो आपके जेनेटिक अब पहले से कमज़ोर होते जा रहे हैं साल बाय साल, तो इससे भी होता है। तो इन चीज़ों से बचाने के लिए हमको एंटीऑक्सीडेंट्स हो गए, ये सारी चीज़ हो गई, इनसे हम एजिंग को बहुत हद तक कवर कर सकते हैं। तो फ्री रेडिकल अटैक इज वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम। ठीक है, तो अब आपने एक एक करके सारी चीज़ों की बात करते हैं। आपने कहा डाइट इंपॉर्टेंट है, प्रोटीन आपकी डाइट में अच्छी खासी मात्रा में होना चाहिए। ज़रूरी नहीं है अगर आप बॉडी बिल्डिंग के लिए जा रहे हो तो ही प्रोटीन खाओ, एक बेसिक लेवल ऑफ प्रोटीन आपकी डाइट में होना ही चाहिए जो कि आपके मसल मास को मेंटेन करके रखे। दूसरा आपने कहा एंटीऑक्सीडेंट्स और इन सब का रोल है, बिल्कुल मैं अग्री करता हूँ। फल सब्जियाँ एंटीऑक्सीडेंट्स का बहुत अच्छा सोर्स हैं, बहुत अच्छा स्रोत है, नेचुरल सोर्सेज की अगर बात करें तो, जिनसे आपकी एजिंग रुकती है। तीसरे पॉइंट पे मैं आऊँगा, एक्सरसाइज का क्या रोल है? सर एक्सरसाइज से पहले मैं बात करता हूँ, यहाँ पर हमने बात की थी बोन डेंसिटी की, बोन डेंसिटी, हमारे हड्डियों के घनत्व के बारे में। बोन डेंसिटी के लिए आपको सीधा सा क्या चाहिए कि मेरी बोन हेल्थ के जो फूड हैं वो अच्छे से हों, तो मेरी बोन डेंसिटी बहुत हद तक रुक जाएगी जी। ये क्या होता है, बोन डेंसिटी आपकी किस किस चीज़ पर डिपेंड करती है? आपकी डाइट में प्रोटीन कितना है, आपकी हड्डियाँ प्रोटीन की बनी हुई है, सेकंड विटामिन डी, थर्ड कैल्शियम एंड फोर्थ फॉस्फोरस। अब अगर आप देखेंगे आज अगर आप भी ब्लड रिपोर्ट पढ़ते होंगे, 100 में से 99 लोगों का विटामिन डी कम आता है जी। ठीक, बोन डेंसिटी के हाल बेहाल हैं।
सेकंड अगर मैं बात करूं उसके साथ जो कैल्शियम है, कैल्शियम रिपोर्ट में तो ठीक दिखता है, लेकिन अगर आप देखेंगे तो जैसे मैं मान लेता हूं कि एक नॉर्मल व्यक्ति को 1200 टू 1500 mg ऑफ कैल्शियम चाहिए, डेली रिकमेंड डोजेज है ये जो आरडीए देता है, रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस, की रोजाना आपको कितने कैल्शियम की आवश्यकता है। 1 से 1.5 ग्राम कैल्शियम, 1 से 1.5 ग्राम कैल्शियम, ये एक अडल्ट डोज है, अडल्ट नॉर्मल फंक्शनिंग अडल्ट को जो चाहिए 1-1.5 ग्राम कैल्शियम डेली का चाहिए। बिल्कुल। और 50 के बाद तो ये और बढ़ जाती है जी, मतलब कायदे से ये है 800 टू 1200, लेकिन जब बात आती है 50 साल के बाद तो ये 12 टू 1500 हो जाती है जी, अगर हम बहुत प्रिसाइजली इसको बोले तो। अब वहां पर क्या हो रहा है, अगर आप देखेंगे डेयरी प्रोडक्ट्स है, बाकी सारी चीजें डाइट में है ही नहीं, तो आपके कैल्शियम की पूर्ति नहीं हो रही। वो बोन अपना कैल्शियम ब्लड के अंदर छोड़ देती है तो वो रिपोर्ट के अंदर दिख जाता है। तो लोग कैल्शियम विटामिन डी की डेफिशिएंसी में ही कंप्लीटली चल रहे हैं जी। तो दिस इज द रीजन कि उनकी बोन डेंसिटी जो घनत्व है हड्डियों का वो मेंटेन नहीं हो पाता, तो आपकी बोन्स वीक होना स्टार्ट हुई। और स्पेसिफिकली अगर आप देखें फीमेल्स के अंदर जितनी भी आर्थराइटिस की प्रॉब्लम है, ऑस्टियो आर्थराइटिस, बाकी जितनी भी चीज़ें हैं कि हड्डियां बिल्कुल भंगुर हो जाना, उनके अंदर छेद हो जाना, ये सारे के सारे फीमेल्स में आ जाते हैं। ऑस्टियोपोरोसिस की जो प्रॉब्लम जिसको हम कहते हैं, हड्डियों का घनत्व कम हो जाना, ये फीमेल्स में स्पेशली मेनोपॉज ज्यादा होगी मेल से। वो क्यों होगी, अभी हम आई थिंक ऑफ टॉपिक जा रहे हैं, वो इसलिए होगी क्योंकि उनके पास जो हार्मोन है दैट इज मेनली ईस्ट्रोजन, और टेस्टोस्टेरोन जो है, अभी हम इसके पे भी बात करेंगे कि टेस्टोस्टेरोन जो है वो आपके बोन डेंसिटी और आपके मसल मास को रोकने का काम करता है जी। तो इसलिए आपको बोन डेंसिटी पे, आपकी बोन हेल्थ पे भी उतना ही ध्यान देना है। वो कैल्शियम हो, वो फॉस्फोरस हो, वो प्रोटीन हो, इन सब चीज़ों पे भी आपको बराबर का ध्यान देना पड़ेगा जितना ध्यान आप अपने मसल्स पे दे रहे हो, क्योंकि कंकाल तंत्र है तो उसके ऊपर मसल है जी, दैट इज द बेस। तो बोन डेंसिटी पे अपने को काम करना है। बोन डेंसिटी के लिए एक अच्छी डाइट जो कि कैल्शियम, फॉस्फोरस और प्रोटीन रिच हो। विटामिन डी धूप में मिलता है, धूप में आजकल कोई काम करता नहीं है, तो जाहिर सी बात है या तो आप धूप में काम करें या फिर आप विटामिन डी के सप्लीमेंट्स लें। दूसरी चीज़ प्रोटीन, आपने बोला मसल मास के लिए इम्पॉर्टेंट है, तो डेफिनेटली डाइट का बहुत हद तक रोल है एक एजिंग की प्रोसेस को स्लो डाउन करने के लिए। एक्सरसाइज मेरा फेवरेट टॉपिक और मैं आपसे एक्सरसाइज के बारे में पूछे बिना आपको जाने नहीं दूंगा, तो एक्सरसाइज के बारे में बताइए। चलिए मैं आपको सर एक्सरसाइज की पहले एक स्टोरी सुनाता हूँ अच्छी। सबसे पहले जब धरती से चांद के ऊपर एस्ट्रोनॉट्स को भेजा गया रॉकेट के अंदर बिठा के, धरती के ऊपर ग्रेविटी है, अगर अभी हम बैठे हुए हैं तो गुरुत्वाकर्षण बल हमको नीचे खींच रहा है और एनवायरनमेंट का प्रेशर हमें ऊपर से लग रहा है। आप चाहे ना चाहे आपके मसल्स फंक्शन कर रहे हैं, अगर मैं ऐसे बैठा हुआ हूँ तो भी उस चीज़ को मेंटेन करने के लिए। अब अगर अभी मैं आकर जाके खड़ा हो जाऊं तो मैं 2 पैरों पे खड़ा हो जाऊंगा, तो जो मेरा कोर है वो मुझे स्टेबल करने में, चलने के अंदर स्टेबिलिटी बनाएगा और धरती मुझे नीचे खींचेगी, तो कुल मिलाकर मेरी बॉडी हमेशा फंक्शन कर रही है। अब जब ये लोग चांद पर पहुंचे, वहां जाने के बाद एक एग्जाम्पल देता हूँ, जो एजिंग 1 साल में होनी थी वो इनकी हो गई 10 दिन में जी। क्यों? वहां पर ग्रेविटी ही नहीं है, तो मसल्स को काम ही नहीं करना पड़ा। और मसल का सीधा सा एक फंक्शन है, वो क्या है, यूज इट और लूज इट, या तो आप इसका इस्तेमाल करो वरना आप इसको खो दोगे, मसल आपकी डी ट्रेनिंग में चली जाएगी। इसलिए बाद में हमको ये समझ में आया कि यार वहां पर ग्रेविटी नहीं है, मसल्स फंक्शन नहीं कर रहे थे, तो हम लोग इतनी फास्ट हमारी एजिंग हो गई जी। जब ये लोग वापस आए, लोगों को समझ में आया, साइंटिस्ट को समझ में आया कि यार ये इशू हुआ है, तो उन लोगों ने उसके अंदर जिम इंस्टॉल करके भेजा। जब सेकंड बार इनको भेजा गया, अब अगर वहां पर वो लोग डंबल्स और फ्री वेट्स रख देते तो वो इधर उधर हवा में तैर रहे होते, तो वहां पर स्पेसिफिकली ऐसी जिम तैयार की गई जो उसके अंदर कॉम्पैक्ट तरीके से लगी हुई हो, और वहां पर उनको मैंडेटरी किया गया कि भैया आपको रोजाना 1 घंटा यहाँ पर एक्सरसाइज करनी है। तो इस कहानी से मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि आपकी एजिंग को रोकने में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है व्हेन इट कम्स टू एक्सरसाइज, दैट इज योर गुरुत्वाकर्षण बल, ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटी। मतलब या तो आप मसल्स को यूज करिए वरना आप लूज कर दीजिए, लूज कर दीजिए तो बुढ़ापा आ जाएगा। तो जो लोग पड़े रहते हैं पूरे दिन काउच पोटैटोज और जो ज़्यादा काम नहीं करते, सिटिंग जॉब्स, बहुत लोगों की यही हालत है, दुकान पे बैठे हुए हैं, ऑफिस में बैठे हुए हैं, तो वो लोग भी फिर एजिंग फास्ट हो रही है। 100% होगी सर जी। अब अगर मैं बात करूं एंटी एजिंग रोकने के लिए जी, अब अलग अलग तरह की एक्टिविटीज़ है। जब आप एक्टिविटीज को देखेंगे फिर आप खुद सोचिएगा कि यार फिर वो लोग क्या कर रहे हैं जी, तो हमको ज़्यादा भयावह दृश्य उसके बाद समझ में आएगा जी। जब हम बात करते हैं ग्रेविटी के अगेंस्ट ट्रेनिंग की, दैट इज नोन एज वेट ट्रेनिंग
वेट ट्रेनिंग, चाहे आप उसको वेट ट्रेनिंग बोल लो, चाहे आपको रेजिस्टेंस ट्रेनिंग बोल लो, चाहे आप उसको अगेंस्ट द ग्रेविटी ट्रेनिंग बोल लो, तीनों बातें सेम है। यहाँ से एक वेट ट्रेनिंग का प्रिंसिपल निकल कर आता है, दैट इज जब भी आप ग्रेविटी के अंदर ट्रेन करते हैं, ग्रेविटी के अगेंस्ट, तो वहां पर जो भी आप इक्विपमेंट यूज में ले रहे हैं, चाहे वो डंबल है, बारबेल है, केबल है, चाहे ईंट ही क्यों ना हो, आप हमेशा उसको स्ट्रेट लाइन के अंदर पुश करेंगे। जैसे एक एग्जांपल पे यहाँ पर अगर मैंने डंबल को रखा तो मेरा डंबल स्ट्रेट ऊपर जाएगा, स्ट्रेट नीचे आएगा, दैट इज अगेंस्ट द ग्रेविटी, बिकॉज ग्रेविटी इज परपेंडिकुलर टू फ्लोर। मैं किसी भी चीज़ को यहाँ से ऊपर से छोड़ूंगा, वो सीधा नीचे जाके गिरेगी, वो लहराएगी नहीं। तो मुझे सबसे ज़्यादा जो ताकत लगानी, आप देखिए किसी चीज़ को धकेलने में ताकत नहीं लगती, ऊपर उठाने में लगती है। रॉकेट का जो सबसे ज़्यादा फ्यूल जलता है वो गुरुत्वाकर्षण बल को छोड़ के और ऊपर तक जाने में जो धरती का होता है ट्रेवल टाइम, उसके अंदर सबसे ज़्यादा लगता है। तो इसलिए आपको हमेशा अगेंस्ट द ग्रेविटी ट्रेनिंग करनी है यदि आपको जवान रहना है तो। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, गो फॉर स्ट्रेंथ ट्रेनिंग इफ यू वांट एंटी एजिंग। अगर आप दौड़ रहे हैं दैट इज पैरेलल टू योर ग्रेविटी, जी, तो वहां पर आपको वो इफेक्ट नहीं मिलेगा जो एंटी एजिंग का इफेक्ट आपको वजन उठाने पे मिलेगा। जी, यहाँ पर मतलब आसान सी बात ये है कि दौड़ना भी है, जिम भी है, स्विमिंग भी है, योगा भी है, जुम्बा भी है, मल्टीपल एक्टिविटीज है, बट बेस्ट विल बी योर स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। अगर आपको इन सब में से एक चीज़ करनी है तो वो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग होगी, जो कि आपको सारे फायदे देगी। और हम यहाँ पर ऑप्टिमम की बात कर रहे हैं। जवान रहना है, अगेंस्ट द ग्रेविटी ट्रेन कर लो, सिंपल है। क्या बात है। तो अगर मैं जवान रहना चाहूँ, मैं खुद की एजिंग को अगर स्लो डाउन करना चाहूँ, तो मुझे डाइट और न्यूट्रिशन के साथ स्ट्रेंथ ट्रेनिंग अपनी फिटनेस रिजीम में इंक्लूड करनी ही है। एरोबिक से काम नहीं बनने वाला। एंटी एजिंग इफेक्ट आपको उतना नहीं मिलेगा, उतना नहीं। वी आर टॉकिंग अबाउट ऑप्टिमम। जी, एक और चीज मैं इसमें ऐड करता हूँ, जब भी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में एक चीज होती है उसको हम कहते हैं एक्सियल लोडिंग। नाउ एक्सियल लोडिंग इज व्हाट, मैं अगर मान लीजिए स्क्वाट्स कर रहा हूँ, उठना और बैठना, और मैंने यहाँ पर सामने बार रखा हुआ है, दैट इज नोन एज फ्रंट स्क्वाट्स। जब भी एक्सियल लोडिंग होगा, जब भी आप किसी वजन को यहाँ पर रखोगे, उस टाइम पर आपकी बॉडी अपने आप कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन को बढ़ा देती है। तो बजाय एक तो आप जिम में जाके बाइसेप्स के लिए ट्रेन कर रहे हो और एक आप स्क्वाट्स कर रहे हो, डेडलिफ्ट कर रहे हो, इस तरह के बड़े लिफ्ट कर रहे हो जिसमें फुल बॉडी काम में आती है, जहां पर एक्सियल लोडिंग होती है, तो भी आपके कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन बढ़ जाएगा। और कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन बढ़ा तो हड्डियां बढ़िया, हड्डियां बढ़िया है तो आपकी हड्डियों की मोटाई अच्छी, मोटाई अच्छी है तो एंटी एजिंग, सिंपल। तो डाइट और एक्सरसाइज की अपनी बात हो गई, जो कि डेफिनेटली बहुत इंपॉर्टेंट पिलर्स हैं एंटी एजिंग को और हेल्थ को मेंटेन करने में। स्लीप का क्या रोल है? सर स्लीप का रोल जितना डाइट और न्यूट्रिशन के साथ साथ एक्सरसाइज का है, उससे आप ऐसे मान लीजिए कंधे से कंधा मिलाकर रोल है। एक चीज़ होती है, एक कॉन्सेप्ट होता है जिसको हम बोलते हैं ट्राइपॉड ऑफ फिटनेस। जी, फिटनेस के ट्राइपॉड के लिए सबसे आसान 3 चीज़ें होती है। जैसे ट्राइपॉड के अंदर 3 पैर होते हैं। पहला जो आपका पैर होता है, पहला जो आपका पिलर होता है, दैट इज नोन एज योर एक्सरसाइज। जी, एक्सरसाइज में हमने बात कर लिया स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के बारे में, बाकी सारी चीज़ों के बारे में। बिल्कुल। सेकंड आता है इसके अंदर न्यूट्रिशन, जिसमें हमने मुख्य बात करी प्रोटीन के बारे में। जी, उसमें हमने एक्सरसाइज में स्ट्रेंथ ट्रेनिंग की बात क्यों की, क्योंकि लोग उससे दूर भागते हैं। न्यूट्रिशन में प्रोटीन की बात क्यों करी, प्रोटीन से दूर भागते हैं। सही बात। इसलिए हमने स्पेसिफिकली उन्हीं को टारगेट किया है। मेरे ख्याल दूर भागने से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि लोगों को इसकी इम्पोर्टेंस भी थोड़ी कम पता है। 100% सर। बहुत लोग हैं जो मैं देखता हूँ कि फिटनेस और डाइट और इन सब चीज़ों की बात करते हैं, पर उनको ये नहीं पता कि उनकी बेसिक प्रोटीन रिक्वायरमेंट कितनी है, या उनको बेसिक कितनी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करनी चाहिए, कितनी एरोबिक ट्रेनिंग करनी चाहिए, इस चीज़ का प्रोपोर्शन उनका कितना होना चाहिए। हर कोई फिट होना चाहता है, हर कोई जवान दिखना चाहता है, पर इसके तरीके बहुत कम लोगों को पता है। देखिए सर, बेसिक बात तो ये है कि अभी जो भी हमारे व्यूअर्स इसको देख रहे होंगे पॉडकास्ट को, उसमें हो सकता है कि 40% ऐसे व्यूअर्स हैं जो एक्सरसाइज नहीं करते या फिर जिनकी एज 40+ है। उनको ये कि यार आप लोग क्या प्रोटीन की स्ट्रेंथ ट्रेनिंग की बात करो, हमारे थोड़ी ना काम का है जी। लेकिन अगर मैं बात करूँ प्रोटीन की, अभी स्लीप पर हम आते हैं, उससे पहले ये ज़रूरी है ये कवर करना। प्रोटीन के बहुत सारे बॉडी में फंक्शंस होते हैं। आपके जो हार्मोन्स होते हैं, चाहे वो इंसुलिन हो, चाहे वो आपका थायराइड हार्मोन हो, ये सब प्रोटीन के बने हुए होते हैं। आपकी मसल को रिबिल्ड करने का काम, रिपेयर करने का काम प्रोटीन करता है जी। आपकी इम्यूनिटी बढ़ाने का काम, इम्यूनोग्लोब्युलिन्स बना के, वो करता है प्रोटीन। आपको प्रोटीन 4 किलो कैलोरीज देता है, आपके एनर्जी का सोर्स है। ये सारे के सारे फंक्शन किसको नहीं चाहिए? बिल्कुल सही बात है। तो अब जब मुझे यही नहीं पता कि प्रोटीन का महत्व क्या है, तो मैं खाऊंगा भी नहीं। हमेशा मुझे वाई बिफोर हाउ,
कि मेरे को रीज़न मालूम होना चाहिए, तो मैं उतना दिल से उस चीज़ को करता हूँ। तो ये सबसे बड़ा रीज़न है। अब एंटी एजिंग के बारे में स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, ग्रेविटी, रेजिस्टेंस ट्रेनिंग, इसके बारे में नहीं पता तो लोग नहीं कर रहे ना जी। तो बहुत बार ऐसा भी होता है कि अवेयरनेस नहीं है, नॉलेज नहीं है, इस वजह से कोई चीज़ एग्जीक्यूट नहीं हो पाती। सही बात है। अब हम आते हैं स्लीप के ऊपर। ट्राइपॉड ऑफ फिटनेस के अंदर जो तीसरा पैर होता है दैट इज नोन एज रेस्ट एंड रिकवरी। जी। वो आता है आपका पूरा का पूरा स्लीप के अंदर, आपकी 6 घंटे से लेकर 8 घंटे की गहरी नींद। स्लीप के ऊपर मेरे से कहीं ज़्यादा आप अच्छे से समझा सकते हैं लोगों को। हम जो चीज़ समझते हैं, हम जो चीज़ पढ़ते हैं वो ये है, यदि आपको फैट लॉस करना है, आपको मसल बिल्ड करना है, आपको जवान रहना है, आपने एक्सरसाइज 1 घंटा सुबह कर लिया और आपने अपनी डाइट का ध्यान दे लिया, लेकिन अगर आपकी स्लीप ऑप्टिमम नहीं है, क्योंकि आपका सबसे ज़्यादा ग्रोथ हार्मोन उसी टाइम पर सीक्रेट होता है जी, जब आप सो रहे होते हैं। आपकी बॉडी में आपके बालों का बढ़ना, नाखून का बढ़ना, ये सब तभी होंगे। सुबह हमने एक्सरसाइज करा, 1 घंटे बॉडी को स्ट्रेस में डाला, उसको लोड दिया, मसल्स को ब्रेक कर दिया, उसके साथ में न्यूट्रिशन, प्रोटीन और बाकी सारी चीज़ें बराबर रखी, तो उसको बिल्डिंग ब्लॉक मिल गए। लेकिन उसको वक्त भी तो चाहिए, और जब आप वक्त ही नहीं दोगे सही स्लीप के साथ, तो आपका ट्राइपॉड ऑफ फिटनेस पूरा होगा कैसे? तो ये तीनों ही 33, 33, 33 है सर। मैं तो स्लीप को 50 मानता हूँ। खैर, मैंने ऐसे बहुत पेशेंट्स देखे हैं, आप एकदम सही बात कह रहे हैं। और फिटनेस इंडस्ट्री में आपने भी बहुत ऐसे लोग देखे होंगे, मेहनत करते रहते हैं, वज़न नहीं गिरा पाते। करेक्ट। और जब आप उनके डाइट चार्ट को देखें, या आप उनकी स्लीप चार्ट को देखें, आप उनकी रूटीन को देखें, नींद है ही नहीं। नींद है भी तो मैं रात तक मोबाइल देख रहा हूँ, जब मोबाइल एकदम थक के मैं गिर रहा हूँ तब मैं सो रहा हूँ। वो एक प्रॉपर शेड्यूल है ही नहीं जिसमें मैं डिसिप्लिन होके मोबाइल को सोने के 1 घंटा पहले साइड रख रहा हूँ, मैं खुद को काम डाउन करके सो रहा हूँ। वो वाली चीज़ है ही नहीं। आपने कहा गहरी नींद तो है ही नहीं। बिल्कुल। जितनी भी नींद है वो एक थकान से, जितनी थोड़ी बहुत नींद हो रही है, सुपरफिशियल नींद उतनी है। ऐसे में स्ट्रेस बॉडी का बढ़ा रहेगा, बॉडी फैट को छोड़ेगी ही नहीं। करेक्ट। मसल को छोड़ती है बॉडी। करेक्ट। बॉडी अगर आप वेट लॉस की जर्नी में जा भी रहे हैं तो फैट तो कभी जाएगा ही नहीं आपका। एक और चीज़ सर मैं इसमें ऐड करूँगा, जो लोग बहुत ऑप्टिमम लेवल पर ट्रेन कर रहे हैं कि हैवी ट्रेनिंग है और बढ़िया रनिंग है, सारी चीज़ें, डाइट अच्छी है, अगर नींद पूरी नहीं है, आप देखिएगा उनका बीपी बढ़ना शुरू हो जाएगा जी, क्योंकि बॉडी स्ट्रेस के अंदर है, बॉडी बहुत ज़्यादा ओवर ट्रेनिंग में जा रही है और रेस्ट उसको मिल नहीं रहा है। एक टाइम ऐसा आएगा 4, 5, 6, 8 दिन अगर ये लोग कंटिन्यू करते रहे इतनी ही लेवल पर ट्रेनिंग और सारी चीज़ें, कि एकदम आपका जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है वो क्रैश हो जाएगा। ये मैं आपको और अच्छे से बताता हूँ। जब हम लोग पावर लिफ्टिंग के कॉम्पिटिशन्स करते हैं, जहाँ पर लोग 200, 300, 400 किलो वजन उठाते हैं, उसके बाद टाइम आता है डी लोडिंग का। डी लोडिंग के जो वीक्स होते हैं, जो मंथ्स होते हैं, उसके अंदर वही 200 किलो उठाने वाला व्यक्ति 20 किलो उठा रहा होता है। तो वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम को डीलोड करता है और उसी के साथ में सोता है वो 12-12 घंटा। तो इतना इम्पोर्टेंट है सर स्लीप। मेरे को ऐसे बहुत सारे किस्से याद हैं, और अभी तो बहुत ये चीज़ फेमस हो रखी है, जहाँ पे जवान लोग, यंग लोग जिम करते करते दे कोलैप्स्ड। करेक्ट। हार्ट अटैक, हार्ट की कोई प्रॉब्लम आ गई। और ऐसा क्यों हुआ? अगर मेरी बात मानी जाए, मैं अगर इस चीज़ का एनालिसिस करूं तो दे वर नॉट रेस्टिंग इनफ। करेक्ट। वो लोग खुद को ओवरलोड करते चले जाते हैं और एक दिन ऐसा आता है जब उनका नर्वस सिस्टम जवाब दे जाता है। सर एक बहुत ही फेमस कोटेशन है 1970s से, वो ये है कि हमको 7 दिन ट्रेन करना चाहिए। 7वें दिन जो होता है आपका रेस्ट डे होता है। तो मतलब बॉडी बिल्डिंग कम्युनिटी पूछती है वेयर इज़ योर रेस्ट मसल, जो आप उसको ट्रेन करोगे कि रेस्ट नहीं करना चाहिए। नहीं सर, रेस्ट आपके मसल्स को नहीं चाहिए होता, रेस्ट एंड रिकवरी चाहिए होती है आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम को। ये हाथ अगर मेरा अभी ऐसे है तो ये अभी भी ऐसे है और रात को 2 बजे भी ऐसे ही होगा। लेकिन अगर आप मुझे रात को 2 बजे उठा के बोलो कि भैया 10 पुशअप करनी है, तो मैं कहूँगा सर अभी तो नींद आ रही है। अब वहीं पर आप मुझे बोलो कि एक बार मुंह धो, एक कॉफ़ी पियो, तो मेरा सेंट्रल नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा जी। तो वो कैफीन ने उसको स्टिमुलेट कर दिया, वो एक्टिवेट हो गया, अब मैं परफॉर्म कर सकता हूँ। तो कुल मिलाकर जो नींद है, जो रेस्ट है, वो आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम को चाहिए। हाथ पैर तो ठीक है आपके, आप इतना पुश करोगे हो जाएगा, लेकिन भैया बिना नींद के, बिना रेस्ट एंड रिकवरी के प्लीज़ अपने आप को इतना पुश मत करो। सही बात है। तो तीसरा जो एंटी एजिंग टिप आप देना चाहेंगे वो है स्लीप। 100%। डाइट के साथ में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो हम फॉलो भी करते हैं और अपने पेशेंट्स को भी एडवाइस करते हैं, फास्टिंग। बहुत बार ऐसा देखते हैं कि फास्टिंग के रिजल्ट्स बहुत अच्छे आते हैं, कुछ लोगों में फास्टिंग के रिजल्ट्स नहीं भी आते हैं।
फास्टिंग के प्रोसेस, सबसे पहले तो मैं आपसे पूछूंगा फास्टिंग एंटी एजिंग में कैसे हेल्प करती है, खाली पेट रहना कैसे हेल्प करता है, और जो लोग फेल होते हैं इस प्रोसेस में, जो लोग अचीव नहीं कर पाते रिजल्ट्स, उनके क्या कारण होते हैं? देखिए सर, आपने बहुत बड़ा टॉपिक छेड़ दिया है। मैं पूरी कोशिश करूंगा इसको शॉर्ट में आसान तरीके से मैं इसको समझाऊं। फास्टिंग का मतलब होता है बॉडी को हीलिंग का टाइम देना। फास्टिंग का मतलब बिल्कुल नहीं होता भूखे मरना। नंबर 1, फास्टिंग हमारी संस्कृति में, हमारी धरती पे 25 लाख साल से चल रही है जी। जब हम लोग केवमैन थे, हंटर्स एंड गैदरर्स, आज शिकार मिला, 3 दिन तक शिकार ही नहीं मिला, तो वो इंसिडेंटल फास्टिंग होती थी। आज उसको इंटरमिटेंट फास्टिंग बोलते हैं। ओके, आज मुझे शिकार मिला, 4 दिन तक कुछ नहीं है, अब अगर मुझे भूख भी लग रही है तो पहले मुझे शिकार मारना पड़ेगा, उसके लिए मैं और 2-4 हज़ार कैलोरीज बर्न करूंगा, भाग के दौड़ के सब, तब जाके मुझे कहीं पे कुछ मिला तो ओके है जी। ये हम 25 लाख साल से करते हुए आ रहे हैं, इवोल्यूशन इस तरीके से हुआ है जी। उसके बाद अगर आप देखेंगे, अब 1960-70 के बाद जब से बहुत सारी पैक्ड फूड कंपनीज आई है, जब से फूड की अवेलेबिलिटी आसान हो गई है। अभी आप बैठे हो यहाँ पे, अभी वो एक ऐप चल रहा है जो होम डिलीवरी दे देते हैं, 2-3-4 ऐप है। अभी आप यहाँ पे कुछ भी मंगवा लो खाने का, तो वो आपको 4 मिनट में, 3 मिनट में आपको डिलीवरी मिल जाएगी। क्या आपको लगता है फूड इतनी जल्दी अवेलेबल था? नहीं, कभी भी। अब हम बहुत ज़्यादा पुरानी बात नहीं करेंगे। मैं तो सर, आप ऐसे मान लीजिए बिल्कुल ग्रामीण परिवेश से आता हूँ। 15-20 साल पहले की हम बात करें तो ऐसे होता था कि जैसे मान लीजिए कस्बा है और उसके आसपास में गांव है 10-20-50, तो ये गांव वाले लोग ये बात करते थे कि कब हम उस कस्बे में जाएंगे, और जब जाएंगे तो हम समोसे खाकर आएंगे, हम कचौरी खाकर। वो एक्साइटेड रहते थे क्योंकि रोटी सब्जी मिलती थी। अब वो समोसे का एक्साइटमेंट था कि जब जाएंगे ना 4 महीने के बाद, उस दिन वहां पर वो खाकर ये वाला एपिसोड हर कोई रिलेट कर सकता है जो अभी 20-30-40 साल की एज में है, क्योंकि हर किसी के पास में वेडिंग इनविटेशंस जो आते थे, वो लोग उसका वेट करते थे कि महीने में एक बार आएगा तब हम खाना खा के आएंगे। अब हर कोई रोज वेडिंग इनविटेशंस, पार्टीज और ये सब, इजी अवेलेबिलिटी ऑफ हाई कैलोरी फूड हो गया है। और ये प्रॉब्लम 20-30 साल 40 साल के लोगों में नहीं, बच्चों में भी। हाँ 100%। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो हम लोग फास्टिंग इंसिडेंटल करते थे कि भैया खाना ही नहीं है अब, और बॉडी उसी तरीके से डिजाइन थी कि 3-4 दिन में किसी को कुछ नहीं हो रहा। अब आप 3 घंटे कुछ मत खाओ, आपको चिड़चिड़ाहट होने लगेगी, आपकी मूड स्विंग, आप बोलोगे कि अरे सर पेशेंट बाद में देख लूंगा, मीटिंग बाद में कर लूंगा, सर खाना तो दो पहले। अब आप कितनी देर भूख को टॉलरेट कर पा रहे हो? 2-2.5 घंटा, ये तो बहुत बड़ी बात है। फिर थोड़ा सा आपको मंचिंग चाहिए, फिर एक कॉफ़ी चाहिए। तो अब हालत ये है। तो इसका मतलब क्या है कि अब हम लोग फास्टिंग से, मतलब आप मान लीजिए 2-4 प्रकाश वर्ष दूर हो गए हैं। फास्टिंग है ही नहीं, अब तो सारे दिन मंचिंग है, उसका बिल्कुल विपरीत। थोड़ी देर में कुछ खाना है, थोड़ी देर के अंदर कुछ खाना है। अब जब आप ऐसा करते हो तो बॉडी के साथ क्या होता है, आपकी बॉडी में होता है इंसुलिन हार्मोन। जैसे ही आप अनाज खाते हो, आप कोई भी पैक्ड फूड खाओगे, वो सारा अनाज का ही बना हुआ है। आप बिस्किट उठाओगे, नमकीन उठाओगे, एंड ऑफ द डे वो मैदा से बनी है, मैदा गेहूं से बना है, गेहूं अनाज है, कार्बोहाइड्रेट, इजी कार्बोहाइड्रेट, बॉडी को कुछ भी मेहनत नहीं करनी, सीधा जाके खून में लगेगा, तो वो सीधा आपके इंसुलिन को स्पाइक करता है। अब जब आप सारे दिन ही इंसुलिन को स्पाइक करवाते रहोगे तो उसकी एक टॉलरेंस की लिमिट है। इसलिए हम क्या बोलते हैं, ग्लूकोज इनटॉलरेंस। साइंस कोई भी जब वर्ड को लेता है तो बहुत सोच समझ के लेता है, उस पर रिसर्च होती है 50-100-200 साल, तब एक वर्ड साइंस पिक करता है। तो इनटॉलरेंस का मतलब क्या है कि मैं आपको परेशान कर रहा हूँ 4-6-8 घंटे से, अब आप कह रहे हो भाई मेरे से अब और सहन नहीं हो रहा, तो इसलिए आप बार बार बॉडी से इंसुलिन रिलीज करवा रहे हो कि ले मैंने कुछ खा लिया, बचा इसको। तो बॉडी परेशान हो चुकी है, इसलिए फास्टिंग कंप्लीटली भुला दिया गया है। और उसका सबसे बड़ा रीजन है इजी अवेलेबिलिटी ऑफ फूड। अब आप वर्चुअल ईटिंग कर सकते हो, खोलो ऐप, देखते रहो, आपका पेट भरा हुआ है, फिर भी आपके मन में आने लग जाएगा चल यार मंगा ही लेता हूँ, आधे पौन घंटे में आएगा, तब तक तो ये पच जाएगा। तो ये चीज़ डोपामिन रिलीज करती है, और डोपामिन एक तरीके का एडिक्शन होता है। 100%। जितने भी एडिक्शंस रहते हैं उनका बेस डोपामिन में। करेक्ट। स्मोकिंग, अल्कोहल, आजकल देखा जाए तो सोशल मीडिया, मोबाइल फोन्स, हर चीज़ जो कि आपको इजी डोपामिन रिलीज दे, वो आपको एडिक्शन कर सकती है। गेमिंग, तो आई थिंक जो फूड डिलीवरी का क्रेज़ है लोगों में, ये भी एक इजी डोपामिन रिलीज देता है, जो कि मेरे ख्याल में सबसे बड़ा हिंड्रेंस है आज की डेट में लोगों को एक हेल्दी लाइफस्टाइल अचीव करने के लिए। बिल्कुल। अब सर दूसरी बात हम करते हैं कि फास्टिंग इतने साल से चलती आ रही थी, हम लोग भूल चुके हैं फास्टिंग को। आप एक और चीज़ नोटिस करोगे, बहुत सारे लोग गूगल के ऊपर डालते हैं इंटरमिटेंट फास्टिंग
उसके अंदर आता है कि 18 घंटा भूखा रहना है, 6 घंटा खाना है। अब वहाँ पर लोग क्या सबसे बड़ी गलती करते हैं, वो लोग कुछ भी पूड़ी पराठा पिज़्ज़ा बर्गर खा के फास्टिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। जब भी आप सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स खाएंगे, दर्शक प्लीज़ इसको बहुत अच्छे से सुनिएगा, ये आपको कहीं और सुनने को नहीं मिलेगा जी। ये स्पेशली इस पॉडकास्ट पे मैं आपको बता रहा हूँ। जब भी आप ऐसा फूड खाएंगे जो बहुत जल्दी पच जाएगा, पोहा खाया, उपमा खाया, चावल खाया, केला खाया, आधे पौन घंटे 1 घंटे के बाद आपको भूख लगने लग जाएगी। जब आपने ऐसा फूड खाया जिसको खाने के बाद भूख लगने लग गई, आप खुद सोचो आप फास्टिंग कैसे कर पाओगे जी। 2 घंटे के बाद तो सिर में दर्द होना स्टार्ट, चक्कर खाने स्टार्ट, तो फास्टिंग आपकी बढ़ेगी कैसे। अब आप क्या सोचोगे, चलो फास्टिंग मैं कर नहीं रहा, या फिर मैं डाइट इसके वज़न घटाने के लिए कर रहा हूँ, या फिर मान लीजिए मेरा कि कोई मंगलवार का मेरा व्रत है, गुरुवार का मेरा व्रत है, उस दिन आप ये सोचिए लोग उस व्रत को कर तो लेते हैं, लेकिन पूरे दिन में उनकी हालत क्या होती है शाम तक कि यार सुबह से कुछ नहीं खाया, अब वो व्रत खोलना है मुझे, वो उनके लिए बोझ बन जाता है वो फास्ट। जी। तो जो चीज़ आपकी नेचर के साथ आप उसमें जुड़े हुए थे, जो चीज़ आपके बिहेवियर में मैं बोल लूँ, कल्चर में मैं बोल लूँ थी, वो अब आपके लिए बोझ बन गई। जी। क्योंकि आपने फूड ही ऐसा खाया है जो बहुत जल्दी पच गया, आपके फूड में एफिशिएंसी ही नहीं है। जी। कोई भी अगर आप गाड़ी देखें, फ्यूल एफिशिएंट कार, उसका क्या सीधा सा मतलब होता है कि अगर मैं 1 टैंक भरा हूँ तो मैं एटलीस्ट दिल्ली से जयपुर चला जाऊँ या जयपुर से दिल्ली चला जाऊँ। अब आपकी गाड़ी हर फ्यूल स्टेशन पे रुकती है, तो आप कब पहुँचोगे दिल्ली? जी। उसको तो वो 2 किलोमीटर चली, लाओ भैया खाना चाहिए, पेट्रोल भरवाओ मेरे में, तब कहोगे यार ये कैसी गाड़ी है। हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले जो फूड्स हैं ये करेक्ट, ये आपको प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। दर्शकों के लिए मैं समझाना चाहूँगा, हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स का मतलब है वो फूड जो जल्दी पच जाए, आपको जल्दी शुगर रिलीज करके एक स्पाइक दे दे, और उसके बाद उसकी शुगर जितनी तेज़ी से चढ़ती है उतनी तेज़ी से उतरती है। बिल्कुल। डायबिटीज़ वाले पेशेंट्स को हम खास तौर पे बोलते हैं कि हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले फूड से दूर रहें। लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले फूड जो कि आपको सस्टेन्ड रिलीज ऑफ शुगर देते हैं। एंड इसके साथ साथ ये तो आपने बहुत ही अच्छी बात बोल दी है, एक और चीज़ मैं ऐड करूँगा, हमेशा कॉम्बिनेशन में फूड खाना है जिसमें प्रोटीन की अधिकता है, फैट की अधिकता है और कार्बोहाइड्रेट्स कम है। एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, अभी अगर मैं आपको 1 प्लेट चावल खिलाऊँ जी, वो चावल आपने खाया सुबह 10 बजे, वो 11:30 बजे तक आपका पच जाएगा जी। अब मैं वहाँ पर आपको पनीर की भुर्जी खिलाऊँ, 100 ग्राम पनीर, उसमें 1 चम्मच घी और वेजीज, वो आपको 4-5 घंटे तक नहीं पचेगा। क्यों? धीरे धीरे बॉडी में जा रहा है, पनीर के अंदर केसिन प्रोटीन है, उसका काम धीरे धीरे प्रोटीन को रिलीज करना है, फैट अपने बाकी सारे फंक्शंस का टेक केयर कर रहा है, कार्बोहाइड्रेट्स में कम है, आप लंबे समय तक भरे हुए हो जी। अगर वो अपन वापस बात करें 25 लाख साल पहले की, मीट खा रहे हैं, मीट इज कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोटीन एंड फैट, वो उनको बहुत लंबे समय तक फुल कर रहा है। तो हमें फूड ऐसा खाना है जो पेट के अंदर 6-8 घंटे तक रहे, धीरे धीरे अपना काम करता रहे और आपको बार बार भूख ना लगाए। तो इसलिए जब आप फास्टिंग करते हैं तो आपको ऐसे फूड सेलेक्ट करने हैं जो आपके गट के ऊपर भारी हैं, आपको हल्का भोजन फास्टिंग में कोई मदद नहीं करने वाला जी। तो पहली चीज़ है कि फास्टिंग भुला दिया गया कॉन्सेप्ट है, रीज़न है उसका बार बार मंचिंग करना, इजी अवेलेबिलिटी ऑफ फूड। और तीसरी जो गलती हो रही है वो ये हो रही है कि फास्टिंग में कुछ भी खा के फास्टिंग कर रहे हैं। ऐसे फास्टिंग नहीं होती सर। हम जब किसी क्लाइंट को लेते हैं 3 महीने तक पहले उसका मेटाबॉलिज्म बूस्ट करते हैं, उसकी बॉडी को फैट अडेप्टेड बनाते हैं, तब जाके उसकी 3 महीने के बाद इंटरमिटेंट फास्टिंग हम शुरू करते हैं और 6-8 महीने के बाद हम उसको वाटर ओनली फास्ट पे लेकर आते हैं। तो ये पूरा का पूरा एक प्रोसेस है, ये नहीं कि बस देखा और शुरू हो गए। जी जी। तो ये एक चौथा यूँ कह सकते हैं कि पहिया है एंटी एजिंग प्रोसेस का, जिसमें अपन ने डाइट की बात की, एक्सरसाइज की बात की, स्लीप की बात की और इंटरमिटेंट फास्टिंग की बात की। तो जाहिर सी बात है जितने भी लोग इस चीज़ को सुन रहे हैं, अगर आप अपनी उम्र को रोकना चाहते हैं, अगर आप यंग दिखना चाहते हैं, हेल्दी रहना चाहते हैं, तो ये 4 पहिए आपके लिए। अब इसमें एक छोटी सी चीज़ और हम ऐड कर देते हैं कि फास्टिंग काम कैसे करेगा। एक्सरसाइज के बारे में बताया, ग्रेविटी है, न्यूट्रिशन में बताया, प्रोटीन है। फास्टिंग काम कैसे करता है, जब भी आप फास्ट करते हो बॉडी के अंदर एक प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है जिसको हम कहते हैं ऑटोफेजी। जी। ऑटोफेजी में क्या होता है, बॉडी खुद अपने डेड सेल्स को रिमूव करती है। जी। मतलब ये एक ऑटो क्लीनअप सिस्टम है आपकी बॉडी का। जी। कि मतलब मान लीजिए आपके कंप्यूटर में वायरस आया, बाकी कोई भी ऐसी चीज़ आई जो उसमें नहीं आनी चाहिए, उसने ऑटो क्लीन कर दिया। कितनी ब्यूटीफुल चीज़ हो सकती है ये। बिल्कुल। बॉडी के अंदर भगवान ने करके दिया है जी कि जब तू फास्ट करेगा तो जो तेरे डेड सेल्स है वो रिमूव हो जाएंगे और नए सेल्स बनना शुरू हो जाएंगे। ग्रोथ हार्मोन 400% तक बढ़ जाएगा। जी।
तो ये सारे के सारे फायदे मिलेंगे जब आप फास्टिंग करोगे, और जितना आप इंसुलिन को नहीं छेड़ोगे आपका हार्मोन उतना ताज़ा ताज़ा रहेगा। सही बात है। तो आप जितना अपनी बॉडी को कम स्ट्रेस में डालेंगे उतना आपकी बॉडी आपका साथ देगी, और ये स्ट्रेस हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड से रहेगा। करेक्ट, बार बार इंसुलिन के रिलीज से। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दे पर आते हैं, एंटी एजिंग प्रोडक्ट्स। एंटी एजिंग की जब हम बात करते हैं तो लोगों को लगता है कि हम मास, बोन मास, मसल मास और इन चीज़ों की बात ना करके कॉस्मेटिक इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं, और जो कि आजकल बहुत बूमिंग इंडस्ट्री है। लोग बोटॉक्स लगवाने जाते हैं, एंटी एजिंग क्रीम्स, प्रोडक्ट्स, कॉस्मेटिक्स यूज़ करते हैं, सुंदर दिखने के लिए पैसा बहाते हैं। इनके बारे में क्या कहना है? देखिए सर, सुंदर लगना कोई अपने आप में गुनाह तो है नहीं जी, ना ही ऐसे है कि यार मैं सुंदर नहीं लगना चाहता, हर एक व्यक्ति अच्छा लगना चाहता है। इसीलिए जो क्रीम है, जो पाउडर है, जितनी भी चीज़ें चल रही हैं, जो 50-100 साल से चल रही है, उनमें ही इतनी ज़्यादा उनके मुनाफे में वृद्धि हो चुकी है। जी। अब बहुत सारी जो अभी आप बात कर रहे हैं फिलर से, बोटॉक्स है, ये ऐसी चीज़ें जो आम आदमी तो नहीं कर पाता अफोर्ड, लेकिन अब बहुत सारी ऐसा जो क्राउड है जो इसकी तरफ बढ़ता जा रहा है, जो उसको अफोर्ड कर सकता है। जी। अब होता क्या है सर, अगर कोई व्यक्ति केवल इन्हीं के लिए प्रयत्न कर रहा है कि मैं ये करवा लूँ, मैं वो करवा लूँ, और वो बेसिक लेवल पर ध्यान नहीं दे रहा, वो अपनी सेल्स का ध्यान नहीं रख रहा, बोन्स का ध्यान नहीं रख रहा, ट्रेनिंग का ध्यान नहीं रख रहा, तो वो केवल उस चीज़ को छुपा रहा है, उसके अंदर कोई एंटी एजिंग इफेक्ट नहीं आ रहा। एंटी एजिंग वो केवल ये है कि आपने ऊपर से उसको, जैसे मान लीजिए ये सिर्फ पर्दा डाल रही है। अब मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, ये यहाँ पर रखा हुआ है, इसके अंदर पूरे के अंदर कचरा भरा हुआ है जी, इसमें बदबू आ रही है। अब मैं इसके ऊपर एक पन्नी लगा दूँ, पॉलिथीन लगा के वो बदबू बंद हो जाएगी, क्यों? मैंने उसको रोक दिया, लेकिन क्या उससे वो साफ हो गया? जी, नहीं हुआ ना। तो इसलिए क्या है, जो भी चीज़ें आप बाहर से केवल अप्लाई कर रहे हो वो एड ऑन्स है। एक और एग्जांपल देता हूँ, पिज़्ज़ा है, आपका जब पिज़्ज़ा आएगा, उसका बेस आएगा, तो ही तो उस पर ऑरिगेनो चिली फ्लेक्स आप छिड़कोगे, बस वो जी, बेस ही नहीं है, पिज़्ज़ा ही नहीं है, तो ऑरिगेनो चिली फ्लेक्स डालोगे किस पे? जी। तो ये सारी वो चीज़ें हैं। ठीक है, आपको एक लास्ट में जो लुक को एनहेंस करना है उसके लिए ये चीज़ की जा सकती है, लेकिन जो बेसिक्स है वो सर बेसिक्स रहेंगे। आप फिजिक्स से नहीं लड़ सकते, आप ग्रेविटी से नहीं लड़ सकते, आप फूड से नहीं लड़ सकते। जो बेसिक्स है वो आपको समझना पड़ेगा, इवोल्यूशन के साथ चलना पड़ेगा। उसके बाद अगर आप कुछ भी एनहेंसिंग वाली चीज़ें करवाते हो तो उसका मतलब निकलेगा। आप सोचो इसी से मैं सब कुछ छुपा लूँ, नहीं होगा सर, नहीं होगा, नहीं होगा, बिल्कुल। तो चलिए कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स की बात करते हैं। लोगों को, हमारे व्यूअर्स को हम शॉर्ट में कुछ चीज़ें जो समझा सकते हैं वो समझाते हैं। मुझे 3 फूड्स बताइए, 3 खाने की चीज़ें बताइए जो एंटी एजिंग है, जिनसे हम अपनी उम्र को रोक सकते हैं। सबसे पहले सुपर फूड की बात करूंगा, अंडा। ठीक है। प्रोटीन फैट का जबरदस्त कॉम्बिनेशन है। एग वाइट या एग योक भी? अंडा इज ऑलवेज अंडा, एग वाइट इज मैन मेड। ठीक है। प्रकृति ने आपको अंडा दिया था, आपने जबरदस्ती उसको एग वाइट बना दिया। ठीक है। तो अंडे की बात होगी पहला, दैट इज सुपर फूड। ठीक है। सेकंड अगर मैं बात करूं वेजिटेरियंस के लिए, दैट इज पनीर। ठीक है। क्योंकि उसके अंदर भी प्रोटीन और फैट का बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। ठीक है। और तीसरी अगर मैं बात करूं तो जितनी भी बेरीज हैं, स्ट्रॉबेरी, ब्लैकबेरी, रेस्पबेरी, क्रैनबेरी, ये सारी एंटीऑक्सीडेंट से लोडेड है। ये अल्टीमेट फूड है तीनों के तीनों। बहुत बढ़िया। तो ये तीनों आपको हेल्दी बनाने में, 100% हेल्थ को इन्हांस करने में बहुत हेल्प करें। और तीनों आप रेगुलर यूज में ले सकते हो जी। एक टाइम आपने 2-3 अंडे खा लिए, 100-150 ग्राम पनीर भी आप खा सकते हो, और बेरीज मंचिंग के लिए हो गया। सही बात। तो कुछ लोग ऐसे हैं जो पनीर नहीं खाते हैं और कुछ लोग ऐसे हैं जो अंडा नहीं खा पाते हैं, वेजिटेरियन का प्रॉब्लम है। तो ऐसे लोगों के लिए प्रोटीन कहाँ से लाया जाए? अगर मैं बात करूँ डेयरी प्रोडक्ट में, आपको पनीर नहीं पच रहा है, पहली बात ये, लैक्टोस इंटॉलरेंस अगर होता है तो दूध से प्रॉब्लम होती है, पनीर से वो प्रॉब्लम कम हो जाती है, तो फिर आप स्विच कर लो दही पर। बहुत बढ़िया जी। तो दही एक आप ऐड कर सकते हो, दही आप ले सकते हैं पनीर की जगह, और आराम से 200-250 ml दही कोई भी खा सकता है, बिल्कुल एक कटोरी भर के। उसमें आप आराम से अपनी जो बेरीज है वो डालो, थोड़ा सा उसके अंदर हनी डालो, और देखो आपकी कितनी अच्छी स्मूदी बनती है। बिल्कुल। और अगर किसी को अंडे का प्रॉब्लम है, वो अपना प्रोटीन अंडे से नहीं पूरा कर पा रहा है, तो क्या ऑप्शन है? तो अगर प्रोटीन की हम बात करें तो फिर उसके पास, वेजिटेरियन के पास एक ही प्रोटीन सोर्स है, दैट इज कंप्लीट प्रोटीन, या जिसको हम कहते हैं A क्लास प्रोटीन, फर्स्ट क्लास प्रोटीन, दैट इज डेयरी प्रोडक्ट। वो चाहे से दूध हो, वो चाहे से आपका दही हो, वो आपका चीज़ हो, या वो आपका पनीर हो। इसके साथ में फिर हम ऐड करते हैं सेकंड क्लास का कॉम्बिनेशन, जिसमें आ जाते हैं आपके नट्स एंड सीड्स। जी। आलमंड्स है, वॉलनट्स है, पिस्ता है, सीड्स के अंदर जितने भी पंपकिन सीड्स है, फ्लैक्स सीड्स है, इनका हम कॉम्बिनेशन करके और प्रोटीन की पूर्ति
करने की कोशिश करते हैं। मुझे 3 टिप्स दीजिए जिससे कि एक व्यक्ति खुद को एंटी एजिंग पाथ पे ले जा सकता है। सबसे पहला, प्लीज़ 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 स्टार्ट स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। केवल भागने से काम नहीं चलेगा जी। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग स्टार्ट करो, और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करने के लिए केवल जिम ज्वाइन करने से काम नहीं चलेगा, उसके प्रिंसिपल्स समझो। वेट ट्रेनिंग प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, लाइक अगेंस्ट द ग्रेविटी ट्रेनिंग करना है, आपका डंबल आड़ा तिरछा नहीं जाना चाहिए, ये सब बेसिक सीखो जी। सेकंड, मंचिंग छोड़ दो प्लीज़, फास्टिंग अपने आप हो जाएगी। सही बात। और तीसरा, स्टार्ट ईटिंग रियल फूड। रियल फूड के अंदर जो भी हमने बात करी, अंडा, पनीर, दही, दूध, मीट, इन सब चीज़ों को इंक्लूड करना स्टार्ट करो। तो एकदम बेसिक। अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जिसके पास जिम जाने का टाइम नहीं है, तो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के कुछ ऐसे तरीके हैं जो घर पे भी किए जा सकते हैं? देखिए सर, जिम क्या होता है, जिम लोग क्यों जाते हैं, या अगर मैं बोलूँ कि ऑप्टिमम क्यों होता है जी। पहली चीज़ है, जिम जाने से आपका शेड्यूल बन जाता है कि यार मुझे 1 घंटा जाना है, तो वो 1 घंटा नहीं होता, उससे आधा घंटा पहले आप रेडी होना स्टार्ट होते हो। फिर आप वो कुछ कॉफ़ी पियोगे और कुछ सोचोगे, यार आज मेरे को क्या क्या करना है, आज जिम में वो सर मिलेंगे, उनसे क्या क्या पूछूंगा, फिर आप वहाँ से बाहर आओगे, फिर आप जो भी अपना प्रोटीन है वो पियोगे, तो वो 1 घंटा कब 1.5 घंटे में बदल जाता है उसका पता ही नहीं लगता जी। पहली चीज़ ये। फिर जब आप जिम कर लेते हो तो आपके पास एक कारण होता है अच्छा खाने का, कि यार मैंने 1 घंटा इतने अच्छे से ट्रेनिंग की है, अब अगर मैंने कुछ अच्छा नहीं खाया तो मेरी तो मसल सोरने से कंप्लीट नहीं होगी जी, मेरे तो हाथ पैर उतना ही दर्द करेंगे, तो चल अब कुछ ढंग का भी खा लेता हूँ जी। तो वो एक शेड्यूल बन जाता है। अब अगर किसी के पास वक्त नहीं है तो आप घर के अंदर जो भी आपका 2 किलो का, 5 किलो का, 7 किलो का डंबल ले आओ, थोड़ा सा इक्विपमेंट ले आओ, बारबेल ले आए, ये ले आए, कुल मिलाकर बॉडी पे तो सर फिजिक्स ही तो लगनी है जी, ग्रेविटी तो लगनी है। वो मैं चाहे से उस ट्रेनिंग को यहाँ करूँ, उसको मैं हॉस्पिटल में करूँ, उसको स्कूल में करूँ, या उसको जिम में करूँ जी। आज से पहले जब अगर मैं मेरी बात करूँ, जब मैंने स्टार्ट किया था, छत के ऊपर वो लकड़ी से कुछ बना के उस पर ईंट लगा के, और तब मैं ट्रेनिंग करता था जी। जिम का एक्सेस भी नहीं था और पैसे भी नहीं थे जी। तो इसलिए ऐसा कुछ नहीं है कि आपको जिम ही जाना पड़ेगा, आप बेसिक स्ट्रेंथ ट्रेनिंग का इक्विपमेंट ले आओ और अपने घर पे आपने 10-20 मिनट भी कर लिया, डन, सिंपल। मेन बात क्या है, आपको बेसिक्स और प्रिंसिपल्स पता होने चाहिए, फिर आप कहीं भी ट्रेनिंग करो। बेसिक्स और प्रिंसिपल्स के लिए ही हमने ये पॉडकास्ट आज का चूज़ किया है, और आई थिंक हमारे व्यूअर्स को हमारा मैसेज काफ़ी क्लियरली चला गया होगा। हमारे व्यूअर्स के लिए मैं समराइज़ कर दूं, 4 पहिए हैं जिससे कि आप हेल्थ को भी मेंटेन कर सकते हैं, एंटी एजिंग के पाथ पे भी जा सकते हैं, और ज़रूरी नहीं है कि आप अगर बॉडी बिल्डिंग करना चाहें तो ही ये 4 तरीके हैं। करेक्ट। आप खुद को हेल्दी रखने के लिए भी, खुद को भाई अगर बुढ़ापे में कमर सीधी करके चलनी है तो भी आप इन 4 तरीकों को फॉलो करें। पोस्चर मेंटेन सर वेट ट्रेनिंग ही तो करेगा आपका। बिल्कुल। तो आपको इन 4 पहियों की, मेरे ख्याल में कुशविंद्र जी आप ही बता दीजिए 4 तरीके, समरी एक बार। देखिए, समरी, सबसे पहली समरी ये है कि यदि आप बुढ़ापे को दूर रखना चाहते हैं, बुढ़ापे में सबसे पहले आप ये समझ लीजिए आपको समस्याएं क्या क्या होंगी। आप इंडियन टॉयलेट पे बैठेंगे, आपसे उठा नहीं जाएगा, तो आप उसको नल को पकड़ेंगे, आप वहीं पर स्लिप हो गए, हिप रिप्लेसमेंट जी, बुढ़ापे की सबसे बड़ी समस्या। अगर आपने अपने घुटने गंवा दिए, आपका पूरा बुढ़ापा खराब है जी। आपकी एज 50 हुई, आपने बहुत मेहनत से अपनी कंपनी में काम किया, काम करके आपको 1 करोड़ का पैकेज लगा, उन्होंने बोला चलो जी 2 दिन दुबई की ट्रिप है, आपके पास घुटने ही नहीं है वहाँ चलने के लिए जी, तो उसको पैसे को एंजॉय कैसे करोगे जो इतने सालों में इतनी मेहनत से सेहत को गवा के कमाया है। सही बात है। तो बुढ़ापे के अंदर ये बेसिक चीज़ें हैं, सामान आप नहीं उठा पा रहे। दूसरा, एक हम भारतीय मेंटेलिटी है कि यार मैं किसी पे बोझ नहीं बनना चाहता, तो अगर आप बोझ नहीं बनना चाहते तो बोझ उठाना शुरू करो तो इसलिए वेट ट्रेनिंग स्टार्ट कर दो। बुढ़ापे से अगर आपको दूर रहना है, आपके डाइट के अंदर प्रोटीन ऐड कर लो, क्योंकि आपकी मसल्स ब्रेक हो रही है बहुत स्पीड से, आपके हार्मोन्स बहुत जल्दी जल्दी डिक्लाइन हो रहे हैं, तो आपको एक्सट्रीम प्रोटीन की ज़रूरत है जी। तो वो प्रोटीन पे ध्यान दो। फास्टिंग बहुत एक अच्छा सोर्स है, उसके साथ आप अपनी नींद पूरी करो। ये बेसिक्स हैं, बेसिक्स ही रहेंगे। इसके बाद आपको कोई कुछ भी थेरेपी बता दे, कोई ये बता दे कि ये क्रीम लगा लो, ये करा लो, फिलर, वो काम सब सेकेंडरी है। हमेशा बेसिक्स ही रहेंगे। तो बस मेन चीज़ ये है समरी के अंदर कि अगर आपको बुढ़ापे में ये सारी चीज़ें नहीं चाहिए, आप चाहते हो कि आप अपने हिसाब से सारी चीज़ें कर सको बिना किसी पर डिपेंड हुए, सिंपल है, बुढ़ापे से दूर रहिए, 4 चीज़ों को अपना लीजिए। क्या बात है, मेरे ख्याल में एकदम परफेक्ट समरी हो गई आज के पॉडकास्ट की। इसी पॉइंट पे हम आज के पॉडकास्ट को यहाँ मेरे ख्याल में समाप्त करते हैं। फॉर श्योर। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके कुशविंद्र जी, काफ़ी सारी चीज़ें मैंने भी सीखी।
सर बड़ा अच्छा लगा ये पॉडकास्ट हमने किया, और इट वाज वंडरफुल पॉडकास्ट फॉर मी, क्योंकि जो चीज़ें मैं बताना चाहता था जी कि एंटी एजिंग के लिए ये होता है, एंटी एजिंग के लिए कोई सेंटर्स नहीं होते कि मैं वहाँ गया और 10 लाख रुपया दिया और मैं एकदम कायाकल्प होकर मेरा आ गया, ऐसा नहीं होता। तो वो हमने यहाँ पर डिस्कस किया। दूसरी चीज़, मेरे को आपका नाम बड़ा अच्छा लगा आपके चैनल का, हेल्थ कास्ट। जी हेल्थ और फिटनेस में अंतर क्या होता है? हेल्थ का मतलब होता है एब्सेंस ऑफ इलनेस। मतलब जब मैं मेरी ब्लड रिपोर्ट देखूं तो मेरे जितने पैरामीटर्स है, CBC, KFT, LFT, लिपिड प्रोफाइल, TSH, सब बराबर हैं। विटामिन D, B12, इन सब किसी की डेफिशिएंसी ना हो, दैट इज बीइंग हेल्दी। फिटनेस का मतलब होता है ताकत का होना, स्टेमिना का होना, फ्लेक्सिबिलिटी का होना और बॉडी में फैट परसेंट कम होना। आज के जमाने में लोग हेल्दी ही नहीं है। हाँ, तो सबसे पहली जरूरत है हेल्थ कास्ट की, तो फिटनेस तो आ जाएगी, पहले हेल्थ पे ध्यान दो। तो इसलिए मेरे को आपका नाम बड़ा अच्छा लगा, हेल्थ कास्ट। इट वाज अ वंडरफुल एक्सपीरियंस फॉर मी सर। थैंक यू पुष्पेंद्र जी, थैंक यू फॉर द शो, एंड आई होप कि हम आगे भी ऐसे मिलते रहें और अच्छे पॉडकास्ट बनाते रहें। थैंक यू सो मच एवरीवन। थैंक यू।